एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल पर। आज का टॉपिक है 31 दिसंबर 2021 को पूछे गए CDP के 30 में से 30 सवाल। और जो भी लोग पिछले 2022 में पूछे गए टोटल CDP का हो, EVS का हो और हिंदी पेडागोजी का हो, ये वीडियो नहीं देख पाए हैं, डिस्क्रिप्शन लिंक में जाइएगा। ये 3 टॉपिक का वीडियो आपको मिलेगा। सारा हम 2022 का करा चुके हैं, अब ये 2021 का शुरू होने वाला है, तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। जो चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। और 2-4-5 दिन में जो है हम आपका 2021 वाले CDP, EVS और हिंदी पेडागोजी वाले प्रश्न समाप्त कर देंगे। और उम्मीद करते हैं कि इसी से 2021-22 नामक प्लेलिस्ट जो हम बनाए हुए हैं उसमें 3 टॉपिक है, उसी से आपका पूरा रिपीट होगा प्रश्न। आप जहां से भी देखिए, जैसे भी देखिए, जिस प्रैक्टिस सेट से बनाइए, 2021-22 का प्रीवियस ईयर जरूर बनाइएगा। आपका 70 से 80% उसी से रिवीजन होने वाला है, रिपीट होने वाला है। तो आइए हम लोग आज शुरू करेंगे 31 दिसंबर 2021 को पूछे गए बाल विकास के 30 में से 30 प्रश्न। पहला प्रश्न है, बच्चों के विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बच्चों के विकास यानी डेवलप पूछ रहा है, विकास, बच्चों का विकास के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो पहला है, विकास के क्षेत्र सुस्पष्ट हैं और उनका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। ये बिल्कुल गलत है। विकास जो है सुस्पष्ट क्षेत्र नहीं है, ये बड़ा जटिल है। विकास जटिल होता है और एक दूसरे से संबंधित भी होता है, अंतःक्रिया भी होता है, इसीलिए ये वाला क्या है, गलत है। बाल विकास से संबंधित विभिन्न सिद्धांत बच्चों के विकास के विषय में एक मत है। जितने भी बाल विकास के सिद्धांत दिए गए हैं, कोई निरंतर विकास का सिद्धांत दिया है, कोई समान प्रतिमान का सिद्धांत दिया है, कोई जो है अंतःक्रिया का सिद्धांत दिया, तो अलग अलग सिद्धांत अलग अलग है। सब विचारक जो हैं, सब मनोवैज्ञानिक जो हैं, एक मत नहीं है। ये कह रहा है कि एक मत है, तो ये भी क्या हो गया, आपका गलत हो गया। बच्चों का विकास उनके सामाजिक संदर्भ से प्रभावित होता है। सभी बच्चों के लिए विकास एक निर्बाध और निरंतर प्रक्रिया, निरंतर प्रक्रिया है। विकास बच्चों में निरंतर चलते रहता है, लेकिन निर्बाध, बिना बाधा का। निर्बाध मतलब बिना बाधा, तो बाधा भी है विकास में, निर्बाध नहीं। तो ये भी क्या हो गया, गलत। तीसरा ऑप्शन देखिएगा, बच्चों का विकास उनके सामाजिक संदर्भ से प्रभावित होता है, यानी जैसा समाज रहेगा बच्चे का विकास भी वैसा ही होगा। तो इसलिए इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तीसरी कक्षा के विद्यार्थियों के स्तर के अनुकूल सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। सूक्ष्म गतिक कौशल क्या होता है? एक होता है क्या, मोटा मोटी कौशल, जिसको हम कहेंगे क्या कि सूक्ष्म यानी महीनी एक तरह से। और जैसे कि बच्चा पहले बड़ा होगा तो क्या होगा, बोलना सीखेगा, कोई चीज़ होगा, बड़ा चीज़ उठाना सीखेगा। और जैसे ही बच्चा पहले बड़ा चीज़ उठाना सीखेगा, तब वो 2 उंगली से पकड़कर पेन को पकड़ना या उठाना सीखेगा, यानी मटर के दानों को उठाना सीखेगा। ये प्रश्न आपको कई टाइप से, थोड़ा सा कॉमन सेंस के आधार पर भी ये प्रश्न आपके कई टाइप से पूछ देते हैं कि बच्चा पहले एक बड़ा फुटबॉल उठाता है, उसके बाद मटर के दानों को उठाता है। तो फुटबॉल को उठाना ये बृहद गतिक कौशल है, बड़ा गतिक कौशल है, और मटर के दानों को उठाना सूक्ष्म गतिक कौशल है। तो सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है दोस्तों के साथ दौड़ना। दौड़ना क्या है, सूक्ष्म गतिक कौशल नहीं है, ये बड़ा है। एक धागे में मोती पिरोना, सीढ़ियाँ चढ़ना आसान काम है। खरगोश की तरफ हुदकना आसान काम है, बच्चे खरगोश की तरफ हुदकते हैं, सीढ़ी भी चढ़ जाता है, दोस्तों के साथ दौड़ भी लेते हैं। लेकिन एक धागे में मोती को पिरोना, उसके लिए ये क्या है, सूक्ष्म गतिक कौशल है। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी प्रवृत्ति या गुण पूर्णतः अनुवांशिक है। अनुवांशिक 2 चीज़ें हैं, बच्चों का विकास 2 चीज़ पर निर्भर करता है, यानी दोनों के अंतःक्रिया से होता है, अनुवांशिकता और वातावरण। तो अनुवांशिक क्या हुआ कि जो माता पिता या उसके पीढ़ी से कोई गुण संतान में आता है तो इसको कहते हैं हम लोग अनुवांशिक गुण, और जब वो वातावरण से कोई गुण प्राप्त करता है तो उसको कहते हैं वातावरण। तो जैसे कि मान लिया जाए अनुवांशिक गुण के तहत क्या होगा, आँखों का रंग होगा, बाल का रंग होगा, आकार प्रकार यानी रंग रूप कद काठी, लंबे माँ बाप हैं तो संतान भी लंबे होते हैं, काले माता पिता हैं तो संतान भी काले होते हैं। ये सब क्या है, अनुवांशिक गुण है। और दूसरा जो वातावरण है, वातावरण जैसे जन्म लेने के बाद बच्चे अब खाएगा पौष्टिक आहार तो उसका तंदुरुस्त होगा,
नहीं, किसी के आचार व्यवहार यानी किसी दोस्तों से अपने व्यवहार सीख रहा है, कोई खेल सीख रहा है, पढ़ना लिखना सीख रहा है, ये सब क्या है, वातावरण का चीज़ है। तो अब देखते हैं क्या है कि आँखों का रंग, आँखों का रंग अनुवांशिक है। बुद्धि अनुवांशिक नहीं है। कैसे? बुद्धि, आप जो चीज़ जहाँ पर रहिएगा उस टाइप की बुद्धि हो जाएगी, जो चीज़ आप सीखिएगा उस टाइप की बुद्धि हो जाएगी। नैतिक विकास, आप जिसके बीच में रहिएगा, मोरल डेवलपमेंट आपके अंदर उसी के हिसाब से होगा। तो सामाजिक कौशल, ये समाज का है, यानी ये तीनों क्या है, वातावरण का चीज़ है, ये तीनों वातावरण का चीज़ है। और आँखों का रंग जो है ये क्या है, अनुवांशिक है, अनुवांशिक है। तो अब ऑप्शन पर हम लोग चलते हैं, क्या है, केवल एक, यानी आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न, विद्यालय में बच्चों को नए व्यवहार और नियम सिखाते हैं और उनसे इसी अनुरूप क्रिया की अपेक्षा करते हैं। विद्यालय समाजीकरण की संस्था के रूप में कार्य कर रहा है। समाजीकरण दो तरह से, एक प्राथमिक समाजीकरण और दूसरा द्वितीयक समाजीकरण। प्राथमिक समाजीकरण के अंतर्गत क्या होता है कि परिवार हो गया, पास पड़ोस हो गया और मित्र हो गया, ये तीन याद रखिएगा। प्राथमिक के अंतर्गत क्या हो गया आपका, मित्र हो गया, यानी परिवार पहले लिख लेते हैं, परिवार, मित्र और पड़ोस, ये तीन चीजें आपका क्या हो गया, प्राथमिक वातावरण। और बाकी जैसे बच्चा बड़ा होता है तो वो द्वितीय क्षेत्र में पहुंचता है, यानी जो आपका जैसे कि स्कूल है, स्कूल जाना शुरू किया तो स्कूल में समाजीकरण सीखेगा तो वो द्वितीयक हो गया। तो वही कह रहा है क्या, बच्चों को नए व्यवहार और नियम सिखाते हैं, कहाँ भाई, विद्यालय में, और उनसे इसी अनुरूप क्रिया की अपेक्षा करते हैं। विद्यालय समाजीकरण की संस्था के रूप में कार्य कर रहा है। कैसा, प्राथमिक, संरचनात्मक, द्वितीयक, विश्लेषक। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3। लॉरेंस कोहलवर्ग के अनुसार नैतिक विकास से कौन से स्तर पर बच्चा अच्छा लड़का, अच्छी लड़की अभिविन्यास प्रदर्शित करता है। देखिए कोहलवर्ग, तीन जो मनोवैज्ञानिक हैं, इससे दो दो प्रश्न हमेशा देखा गया है, सीडीपी में पूछा गया है, पियाजे, कोहलवर्ग और वाइगोत्स्की। तो पियाजे वाला भी हम डिस्क्रिप्शन लिंक में वीडियो डाल देंगे, उसको आप देख लीजिएगा, वाइगोत्स्की का भी और कोहलवर्ग का भी। और ऐसे अभी हम मोटा मोटी इसको शॉर्ट में बता रहे हैं, जो कि आपके दिमाग में कोहलवर्ग का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो कोहलवर्ग, देखिए कोहलवर्ग क्या कहता है कि नैतिक विकास, बच्चों में जो संज्ञान होता है, ये संज्ञान नैतिकता के आधार पर होता है, नैतिक विकास के आधार पर होता है। और ये नैतिक विकास बच्चों में 3 स्तर, 3 चरण बताते हैं कोहलवर्ग। 3 चरण क्या है, पूर्व पारंपरिक अवस्था, पूर्व परंपरागत या पारंपरिक या परंपरागत अवस्था, दूसरा परंपरागत अवस्था, परंपरागत अवस्था, तीसरा उत्तर परंपरागत अवस्था, उत्तर परंपरागत अवस्था। देखिए ये 3 अवस्था है, तीनों का एज भी बता देते हैं, हालांकि ये एज पूछता नहीं है। ये 7 से आपका 10 हो गया, ये आपका 10 से 13 हो गया और ये 13 से ऊपर हो गया। ये कहीं कहीं जो है पूर्व पारंपरिक अवस्था 4 से 10 भी रहता है, 4 से 10 भी रहता है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, 4 से 10 या 7 से 10। तो देखिए पूर्व परंपरागत अवस्था में क्या होता है कि बच्चे, परंपरा किसको कहते हैं, हमारे समाज में जो नियम है, कानून है, रीति रिवाज है, संस्कृति है, ये हमारे समाज का परंपरा है। तो ये परंपरा, शिशु जन्म लेता है तो इस परंपरा को क्या जान लेता है, नहीं जानता है। लेकिन जैसे जैसे वो समाज में बढ़ता है, दूसरों को देखता है कि किस तरह से अब परंपरा को निभाता है, कोई कैसे मानता है, तो वो समाज से या परिवार से परंपरा को सीखता है। तो चूंकि ये पूर्व परंपरागत, मतलब क्या, अभी परंपरा बच्चा सीखा नहीं है। अब बच्चा जब परंपरा नहीं सीखा है तो उसके अंदर नैतिकता कहाँ से आएगा, 2 तरह से, एक दंड और आज्ञा, दंड और आज्ञा। यानी बच्चा इसलिए पहले क्या करता है, जब परंपरा उसके अंदर नहीं है तो बच्चे फिर भी नैतिक होते हैं। क्यों होते हैं कि बच्चे को ये दंड का डर रहता है कि भाई बड़े लोग हो, गुरुजन हो, माता पिता हो, इन सबों के पास कुछ ऐसे अधिकार होते हैं जो कि उसकी आज्ञा का पालन बिना भेदभाव का, यानी बिना बेहिचक का, झिझक का हमको मानना चाहिए, नहीं तो दंड मिलेगा। तो दंड और आज्ञा पालन के कारण उसके अंदर नैतिकता आ जाती है, जबकि ये पूर्व परंपरागत अवस्था में ऐसा नहीं होता है। दूसरा क्या होता है, आत्म अभिरुचि। इसी में आत्म अभिरुचि, आत्म अभिरुचि में क्या कि वो वही चीज करता है जो परिणाम अच्छा होता है या उसके अंदर में जो इंटरेस्ट आता है कोई चीज करने में। जैसे कि बच्चे को इंटरेस्ट होता है कि खेलेंगे, तो वो खेल रहा है और खेलेगा तो क्या कि देखेगा कि भाई खेलने में हमसे गलती नहीं हो जाए,
या किसी के साथ झगड़े नहीं, तो वो आत्माभिरुचि है। और फिर प्रतिफल भी इसी में, प्रतिफल का मतलब रिजल्ट। अब देखिए कोई चीज़, बड़े लोग हैं उसको लाड़ प्यार दुलार करते हैं, कुछ देते हैं हम उसको, तो क्या होता है कि उसको रिजल्ट अच्छा लगता है कि भाई हम बच्चों के साथ, हम बड़े लोगों के साथ इस तरह से करते हैं तो हमको लाड़ प्यार दुलार मिल रहा है, चीज़ें मिल रहा है, चॉकलेट मिल रहा है, तो क्या होता है परिणाम अच्छा होता है, इसलिए वो नैतिक बन जाता है। तो ये तो हो गया क्या पूर्व परंपरागत में। और परंपरागत में क्या होता है कि परंपरागत में बच्चे अब परंपरा को जान गए कि जो समाज में, घर में, परिवार में परंपरा का प्रचलन होता है, उस परंपरा को वो अब जान गया। तो जान गया तो अब वो अपना संज्ञान अपने परंपरा के आधार पर ही करेगा। अब इसमें भी दो तरह से, इसमें भी दो तरह से अधिकार संरक्षण, अधिकार संरक्षण यानी अधिकार संरक्षण में क्या होगा कि बच्चे ये देखेंगे कि भाई जो परंपरा है, जो रीति रिवाज है, उसके हिसाब से मेरा अधिकार कहाँ तक है, हम बचा पा रहे हैं या नहीं, और बचाने की बात वो करेगा। तो ये हो गया क्या अधिकार संरक्षण। और दूसरा इसी में है क्या अच्छा लड़का अच्छी लड़की, अच्छा लड़का अच्छी लड़की। तो अब देखिए जैसे अब इसको परंपरा का ज्ञान हो गया, कोई बच्चा जब गलत करता है ना तो वो सोचता है कि अरे भाई लोग क्या कहेगा, या फिर हम ऐसा करते हैं कि हम ऐसा काम करें कि लोग हमको अच्छा लड़का कहे, गुड बॉय कहे, गुड गर्ल कहे। तो ये क्या है कि तब कहेगा जब उसको परंपरा का ज्ञान है, और जब परंपरा का ज्ञान ही नहीं है तो वो उल्टा पुल्टा गाली गलौज भी करेगा, तो सोचेगा कि हम नैतिक हैं। तो अच्छा लड़का अच्छी लड़की। तो अब क्वेश्चन क्या है कि कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के कौन से स्तर पर बच्चा अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास प्रदर्शित करता है। तो अब सोचिए कि पूर्व पारंपरिक स्तर, पूर्व पारंपरिक स्तर पर नहीं है, पारंपरिक स्तर पर। तो पारंपरिक स्तर यानी परंपरागत स्तर में क्या है, दो चीज, एक अधिकार संरक्षण और दूसरा अच्छा लड़का और अच्छी लड़की का कॉन्सेप्ट। तो ये कहाँ हो गया पारंपरिक स्तर में। इसका तीसरा वाला भी बता ही देते हैं, सामाजिक अनुबंध। तीसरा में अब उत्तर परंपरागत अवस्था में क्या होता है कि बच्चे अब इतना जान जाते हैं कि जो समाज में या परिवार में जो परंपरा का प्रचलन है ये कहाँ तक सही है, यदि वो सही नहीं है तो हम उसको क्या करेंगे, बदल डालेंगे। तो उत्तर परंपरागत अवस्था में क्या हो गया कि अपना तर्क हो गया, अपना कल्पना हो गया, अपना सोच हो गया, अपना विचार हो गया, उसके आधार पर वो परंपरा को अब चैलेंज करता है। तो चैलेंज करेगा तो कैसे करेगा, सामाजिक अनुबंध देखेगा, सामाजिक के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट हो, सोशल कॉन्ट्रैक्ट के रूप में हो, यानी सामाजिक अनुबंध। सामाजिक अनुबंध कैसे होगा कि जो अब रीति रिवाज है, अब किसी परंपरा से किसी का गुनाह हो रहा है, किसी का गलत हो रहा है, तो उस गलत को हम बदल डालेंगे, चाहे परंपरा कुछ भी कह रहा है। तो ये सामाजिक अनुबंध यानी समाज को जोड़ने के लिए वो अब परंपरा को ही बदल डालेगा। दूसरी बात इसमें क्या है, सार्वभौमिक नैतिक यानी यूनिवर्सल मोरल। सार्वभौमिक नैतिक, सार्वभौमिक नैतिक में क्या है कि ये उच्च चरम होता है परंपरा का, जो कि यूनिवर्सल ट्रूथ होता है। वो अब जिस भी आधार पर हो वहीं तक वो पहुंचना चाहता है। तो ये तीन अवस्था है। तो अच्छा लड़की अच्छा लड़का का कॉन्सेप्ट किसमें है, पारंपरिक स्तर में। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, सीता का साइकिल चलाने के पूर्व अनुभव के आधार पर स्कूटी चलाने के तरीके में बदलाव करना क्या कहलाएगा। बदलाव करना क्या कहलाएगा। देखिए बच्चा अब साइकिल चला रहा है, बड़ी हो गई है, तो अब वो स्कूटी चलाएगी। स्कूटी चलाएगी तो क्या होगा, उसमें कुछ बदल होगा। साइकिल में क्या है भाई, हैंडल पकड़ना है, ब्रेक है, पैडल मारना है, लेकिन स्कूटी में वैसा नहीं है। स्कूटी में क्या है, पैडल मारने की जगह एक्सीलेटर। तो ये चीज कहलाता है, ये प्याजे का सिद्धांत से है। प्याजे का सिद्धांत से थोड़ा सा डिटेल करेंगे, वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। प्याजे का कहता है कि आदमी दो तरह से अनुकूलन करता है, बच्चा दो तरह से अनुकूलन करता है। अनुकूलन, एक आत्मसातीकरण, आत्मसातीकरण, और दूसरा समायोजन। दूसरा समायोजन। समायोजन आत्मसातीकरण में क्या होता है कि बच्चे पूर्व ज्ञान को, जो चीज वो सीखा वो सीधे सीधे उसको फॉलो कर लेगा। बच्चे जो चीज सीख लिया है उसको वो सीधे सीधे फॉलो कर लिया है। जैसे मान लिया जाए कि बच्चे साइकिल चलाना सीख गया और बड़ा साइकिल उसको मिल जाएगा,
तो क्या होगा कि वो उसी तरह से चलाएगा, क्योंकि उसमें कोई फेरबदल करना नहीं है। छोटा साइकिल चलाना सीखा है, हैंडल पकड़ेगा, पैडल मारेगा, बड़ा साइकिल भी उसी तरह हैंडल पकड़ेगा, पैडल मारेगा, तो उसमें कोई बदलाव नहीं किया, पूर्व ज्ञान को ज्यों का त्यों है उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो ये प्रक्रिया कहलाता है आत्मसातीकरण। और समायोजन में क्या होता है कि अब पहले जो सीख चुका है उस ज्ञान में थोड़ा सा बदलाव करना। साइकिल में भी 2 चक्का, हैंडल में साइकिल का हैंडल भी 2, यानी एक दोनों हाथ में पकड़ने वाला। स्कूटी में भी 2 चक्का, 2 मतलब एक हैंडल दोनों हाथ से पकड़ने वाला, सेम चीज़ है। अब लेकिन बदलाव क्या करेगा, साइकिल चलाने के लिए पैडल मारना पड़ेगा, स्कूटी चलाने के लिए एक्सीलेटर देना होगा। तो अब क्या करेगा, तो बच्चा पहले साइकिल चलाना सीख गया है, थोड़ा सा फेरबदल क्या किया, पैडल मारने की जगह वो एक्सीलेटर लेगा और स्कूटी बढ़ जाएगा। तो यानी पूर्व ज्ञान में बदलाव यानी फेरबदल या उलटफेर करके हम क्या करते हैं, समायोजन करते हैं, और समायोजन करके अनुकूलन करते हैं। तो यानी अब कह रहा है कि चलाने के पूर्व अनुभव, साइकिल चलाने के पूर्व अनुभव के आधार पर स्कूटर चलाने के तरीकों में बदलाव करना क्या कहलाता है। तो आपके पास ऑप्शन है समायोजन, तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है अवस्था में, किस अवस्था में बच्चे लाक्षिक कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं और उनमें भाषा कौशल तेजी से विकसित होता है। यानी वो अपने लक्ष्य के आधार पर कार्य करना प्रारंभ कर देता है और बच्चों में भाषा कौशल भी तेजी से विकास होने लगता है। तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त, यहाँ देखिए क्या कर रहा है, ये सब में होगा, इसमें छोड़ के ये सब में होगा, लेकिन क्या कह रहा है, क्या किस अवस्था में बच्चे लाक्षिक कार्य करना प्रारंभ कर देता है, प्रारंभ शुरू कर देता है। तो शुरू पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, किसमें शुरू होगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। इससे क्या होता है कि बच्चे कोई भी कल्पना, तर्क वगैरह वगैरह का क्रम से पूर्व निर्धारण नहीं हो पाता है। तो देखिए ये पियाजे वाला चारों अवस्था है, पियाजे के सिद्धांत से बताए थे आप लोगों को कि 4 अवस्था, पहला अवस्था है संवेदीगामक या पेशी अवस्था, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक, चौथा है अमूर्त संक्रियात्मक। तो बच्चा इसमें पेशियों के माध्यम से या ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से उसको सूचना का अनुभव होता है। जैसे भूख लगने पर रोना, कष्ट होने पर रोना, तो वो क्या है, उसका पेशी अवस्था। ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है, इसमें संक्रियात्मक अवस्था का मतलब होता है किसी चीज़ का कल्पना करना, विचार करना, सोचना, समझना, तर्क करना। लेकिन पूर्व का मतलब हो गया क्या, इन सभी चीज़ों से बाहर, अभी वो क्रम से ये सब चीज़ करना नहीं सीखा है। लेकिन उसमें उसके अंदर क्या हो गया, जो 2 से 7 वर्ष ये अवस्था होता है, 2 से 7 वर्ष ये होता है जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष, ये 7 से 11 और ये 11 से 14 या 15। तो 2 से 7 वर्ष के बच्चों में क्या होता है कि वो लाक्षिक कार्य करना प्रारंभ कर देता है और भाषा भी तेजी से विकसित होना शुरू हो जाता है। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। डैश में एक अध्यापिका और 2-4 विद्यार्थी एक सहयोगी गुट बनाते हैं और एक एक करके लेखांश पर संवाद को आगे बढ़ाते हैं। ये क्या है, ये तो अन्योन्य शिक्षा है। यानी क्या है कि एक दूसरे से जुड़ा हुआ चीज़ है कि एक शिक्षक क्या कर रहा है, शिक्षक हैं और 2-4 विद्यार्थी मिलकर किसी लिखे गए चीज़ पर सहयोगी गुट बनाते हैं। एक विद्यार्थी शिक्षक के साथ, एक विद्यार्थी, 2 विद्यार्थी एक में, 3 विद्यार्थी फिर एक में, और किसी लेख पर जो है संवाद करते हैं। तो इसको कहते हैं हम लोग क्या, अन्योन्य शिक्षण। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न, प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को पढ़ाने के लिए लेव वाइगोत्स्की ने निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक सुझाई गई। अनुदेशनात्मक पाठ, पुनर्वलन, संविधारण संतुलन, अभिक्रमित शिक्षण। ये पाठ क्या था, जिसको कहते हैं हम लोग स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है क्या, सहारा देना। ये आप समझ जाइएगा। जैसे मान लिया जाए कि कोई बच्चा है, वो साइकिल चलाना अभी नहीं सीखा है और आप उसको साइकिल चलाना सिखा रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, उसके पीछे वाले भाग को पकड़कर सपोर्ट करते हैं, सहारा देते हैं, और वो चलाता है, थोड़ा दूर जाता है, छोड़ते हैं थोड़ा सा, फिर गिरने लगता है तो पकड़ते हैं। या फिर आजकल बच्चे के जो साइकिल आते हैं उसमें सपोर्टर साइड में 2 चक्का लगा रहता है छोटा छोटा, उसको कहते हैं हम लोग क्या, स्कैफोल्डिंग कह सकते हैं। क्या करता है, जब वो चलाता है तो गिरने लगता है, इधर वाला चक्का संभालता है साइड वाला, और जब इधर गिरने लगता है इधर वाला चक्का साइड वाला संभालता है, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, स्कैफोल्डिंग। तो उसी तरह जब पढ़ने के क्रम में बच्चे को हम कोई चीज़ सिखाते हैं तब वो बेहतर सीखेगा। पढ़ रहा, हाँ यहाँ पर ऐसा करूँ,
थोड़ा सा इसमें सुधार करो, तो हम उसको क्या करते हैं, सहारा देते हैं और अनुदेशन भी दे रहे हैं। अनुदेशन मतलब डायरेक्शन, तो डायरेक्शन देते हुए दे रहे हैं। और पाड़ यही चीज कहलाता है, सहारा देना या स्कैफोल्डिंग, ये पाड़ हिंदी शब्द है। तो आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कम क्षमता वाले, देखिए क्या कह रहा है, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में कौन सा कथन गलत है या सही है, तो सही है पूछ रहा है, तो 3 गलत होगा। कम क्षमता वाले बच्चों की कक्षा में उपेक्षा करनी चाहिए। अरे भाई कैसा शिक्षक है आप, कम जाने का बच्चा हम उसका उपेक्षा करेंगे, मजाक उड़ाएंगे, ये कभी भी एक शिक्षक नहीं कर सकता। कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, प्रजातंत्र का भी स्थान होना चाहिए। प्रजातंत्र क्यों, क्योंकि हमारे क्लास में सब जाति धर्म भाषा या क्षेत्र के लोग होंगे, अलग अलग खान पान होगा, अलग अलग पहनावा होगा, तो वहाँ पर हम किसी विशेष जाति या अपनी जाति के बच्चों का हम पक्ष नहीं लेंगे, या हम सिर्फ अपने जाति के बच्चों या अपने भाषा के बच्चों को ही हम ज़्यादा सपोर्ट नहीं करेंगे। बच्चे को एक समान एक जैसा एक शिक्षक होने के नाते हम बर्ताव करेंगे, तो इसी को कहेंगे क्या, प्रजातंत्र। अब कह रहा है कि प्रजातंत्र का स्थान ही नहीं होना चाहिए, ये क्या है, गलत है। विद्यार्थियों को समस्या समाधान हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। कक्षा मुख्यतः पाठ्य पुस्तक केंद्रित होनी चाहिए, पाठ्य पुस्तक केंद्रित भी नहीं, क्या होना चाहिए, बाल केंद्रित होनी चाहिए, सेंटर्ड चाइल्ड होना चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, ये भी गलत। यानी विद्यार्थियों को क्या करेंगे, समस्या समाधान होगा तो उसको हम क्या करेंगे, समस्या समाधान जब बच्चे करने लगेंगे या अपने से कर पा रहे हैं तो उसको हम सपोर्ट करेंगे, प्रोत्साहन करेंगे, तो बच्चे क्या होंगे, ज़्यादा अच्छे से। ये प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में ये कथन सही है, तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति के मनोदशा स्वभाव और प्रगति को समझकर प्रतिक्रिया देने की योग्यता को किस नाम से जाना जाता है। देखिए हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धि के सिद्धांत के तहत 9 प्रकार के बुद्धि बताए हैं, तो 4 इसमें है ही, 5 और हम बता देंगे। हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि सिद्धांत खत्म। तो आप यहाँ पर देखिएगा क्या चीज़ कह रहा है, क्या कह रहा है कि अन्य व्यक्ति, जैसे पहले एक एक करके समझते हैं। भाषात्मक बुद्धि, भाषात्मक बुद्धि क्या कहता है गार्डनर का, कहता है कि बच्चों में सिर्फ एक तरह का बुद्धि नहीं होता है, भाषा सीखना भी बुद्धि होता है। जब शिशु जन्म लेता है तो वो भाषा से अनजान रहता है, धीरे धीरे वो सीखता है। तो जो बच्चे जिस भाषा को सीखते हैं वो बुद्धि हो गई उसका, तो बुद्धि भाषात्मक बुद्धि हो गया। शारीरिक गत्यात्मक बुद्धि, शारीरिक गत्यात्मक क्या, शरीर को एक्सप्लेन करना, शरीर को गति करना, ये भी एक प्रकार का बुद्धि है। जैसे कि मान लिया जाए कि सर्कस में अपने शरीर का अलग अलग मोड से शरीर को मोड़ता है या फिर वो एक्सरसाइज करता है। दूसरी बात ये भी, जैसे कि एक प्रश्न पूछा हुआ था क्या, कि एक लड़का सैनिक में भर्ती होना चाहता है और सैनिक का मुख्य काम है क्या, कि दौड़ में सक्रिय होना। तो बच्चे दौड़ रहे हैं, तो गार्डनर के हिसाब से उसके अंतर्गत कौन सी बुद्धि, तो शारीरिक गत्यात्मक बुद्धि, यानी शरीर को कुशलता पूर्वक गति प्रदान करना। अब जैसे कि डांस करना है, तो डांस करना है, तो ये संगीतात्मक बुद्धि हो गया, ये गार्डनर का संगीतात्मक हो गया। स्थान से संबंधित, स्थान जैसे नक्शा वगैरह, मैप वगैरह, या किसी स्थान के बारे में याद रख रहे हैं तो वो स्थानिक बुद्धि हो गया। तो यानी संगीतात्मक में हो गया क्या, ढोल हो गया, हारमोनिया हो गया, गिटार हो गया, ये सब बजाना तो संगीतात्मक हो गया। नाचना गाना ये सब संगीतात्मक हो गया। तो इस टाइप से गार्डनर का 9 बुद्धि था। तो लेकिन कह रहा है कि अन्य व्यक्ति के मनोदशा, 2 चीज है यहाँ पर, आपको हमेशा कंफ्यूज होता है, अंतःवैयक्तिक, ये अंतःवैयक्तिक और एक अंतरावैयक्तिक बुद्धि। अंतःवैयक्तिक में क्या हुआ कि खुद के पहचानना, खुद को पहचानना। जैसे कि लोग, ऋषि मुनि लोग क्या करते हैं, खुद को पहचानने के लिए योग करते हैं, आत्ममुग्ध हो जाते हैं, ध्यान में रहते हैं। तो ये क्या है कि जब अपने बारे में पता करना, वो अंतःवैयक्तिक यानी अपने अंतरात्मा का हो गया, अपने मनोदशा का हो गया, अपने अंदर की जो कामना है उसको पहचानना, ये अंतःवैयक्तिक हो गया। और अंतरावैयक्तिक में क्या हो गया, जब दूसरे के मनोदशा, विचारों व्यवहारों को हम सीख पा रहे हैं या समझने में क्षमता हो गया कि लोग जो कह रहा है वो सही कह रहा है या नहीं कह रहा है। गांधी मैदान पटना में जाइएगा ना, तो वहाँ पर सरसों का तेल जो है ना, बहुत बड़का तेल बनाकर आपको बेच देगा, बहुत बड़का तेल की भाई, इसमें मतलब कि 1000 बीमारी का रोग उस सरसों तेल का तरीका में है बेचने का। क्यों? क्योंकि वो आपको क्या कर रहा है, आपके माइंड को पढ़ रहा है, उसके अंदर अंतरावैयक्तिक बुद्धि है कि आपको हम कैसे पढ़ें और आपको ये चीज़ें बेचें। और आप नहीं उसको पढ़ पाते तो आपके अंदर अंतरावैयक्तिक नहीं है कि भाई दूसरे वो क्या कह रहा है, क्या समझ रहा है,
तो अंतरावैयक्तिक हो गया। यानी क्या कह रहा है, अन्य व्यक्ति के मनोदशा, स्वभाव और प्रगति को समझना। तो ये क्या हो गया, अंतरावैयक्तिक। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, लड़की के तरह मत रहो, तुम लड़के हो, पिताजी के द्वारा पुत्र को कहा गया यह वाक्य क्या दर्शाता है। देखिए एकदम ये क्वेश्चन तो रिपीट होता है, बहुत बार रिपीट भी हुआ। इसको कहते हैं हम लोग जेंडर रूढ़िवादिता। जेंडर रूढ़िवादिता हम लोग समाज में देखते हैं कि कुछ काम जो है लड़कियां बिल्कुल नहीं कर सकती है और कुछ काम जो है सिर्फ लड़कियों के तरह ही बनी हुई है, और ये समाज में दिखाया जाता है कि लड़कियां प्रतिबंधित हैं, लड़कियों के लिए कुछ स्पेशल काम नहीं होते हैं, जो कि गलत है। तो ऐसे भेदभाव को ऐसे कहते हैं हम लोग जेंडर रूढ़िवादिता। तो आपका आंसर है क्या, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सतत और व्यापक मूल्यांकन के संदर्भ में सही नहीं है, गलत है। यानी सतत मतलब क्या हुआ, लगातार, और व्यापक मतलब बड़ा। तो बड़े तौर पर हम लोग जो मूल्यांकन करते हैं, यह शिक्षकों के लिए शिक्षार्थियों का निरंतर परीक्षण करने का आसान तरीका है। फर्स्ट डे लग रहा है कि नहीं होगा। अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में नवीनतम प्रक्रिया है, यानी ये पढ़ने पढ़ाने में जो है ना, ये नया चीज़ है। पहले ऐसा नहीं होता था, मूल्यांकन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन नहीं होता था, पहले परीक्षा होती थी। यह विद्यार्थियों में अध्ययन के प्रति रुचि पैदा करता है। पारंपरिक पेपर कलम परीक्षण विद्यार्थियों की सभी विशेषताओं और संस्थाओं का आकलन नहीं कर पाते हैं। तो ये भी सही है कि जो परंपरा में पेपर कलम यानी पेपर दे दिया, पेंसिल दे दिया और आप आंसर लिखिए, व्यायाम क्वेश्चन दे दी, तो सिर्फ उसी से आप मूल्यांकन नहीं कर सकते। यह नया भी है, नवीन भी प्रक्रिया है, और अध्ययन के प्रति विद्यार्थियों में रुचि भी होता है। ये भी सही, ये भी सही और ये भी सही। तो आपका सही आंसर क्या होगा, कार्य के संदर्भ में सही नहीं है। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है कथन ए। देखिए ये कथन और कारण वाले जितना भी 2021-22 में पूछा गया है वो हम स्पेशल सारे प्रश्नों का एक वीडियो में हम डाल के बनाए हुए हैं। आप डिस्क्रिप्शन लिंक में जाइएगा, कथन और कारण वाला जरूर देखिएगा, उससे भी रिपीट रहेगा और वही रिपीट रहेगा ही। और बहुत अच्छे से तरीका भी बताएं कि आप कैसे ऐसे प्रश्नों को बना सकते हैं। तो इसमें इसको हम बता देते हैं कैसे बनेगा। देखिए इसमें घबराना नहीं है, दो बातें हैं, एक कथन है या और दूसरा तर्क है। तो दोनों समझ लीजिए कि हम लोग दो दोस्त बात कर रहे हैं, दो दोस्त बात कर रहे हैं। तो हम एक बात कह रहे हैं कथन के रूप में, दूसरा तर्क दे रहा है मेरा दोस्त। तो हम अपना कथन सही है या दोस्त हमारा सही है या दोनों सही हैं, और यदि दोनों सही हैं तभी वो दोनों दोस्त हैं। तो दोनों क्या करेंगे, उन बातों पर समरूपता होगा, यानी एक टाइप का होगा, यानी पुष्टि करेगा, व्याख्या करेगा। तो देखिए कथन एक अध्यापक को कक्षा की सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई विविधता को समझना चाहिए। सही कह रहे हैं हम कि भाई धार्मिक हो, सामाजिक हो, नैतिक हो, भाषाई हो, इसको समझना चाहिए कक्षा में। क्यों? क्योंकि हमारे कक्षा में तरह तरह के बच्चे होंगे, अलग अलग भाषा बोलने वाले होंगे, अलग अलग संस्कृति के होंगे, अलग अलग धर्म के होंगे, तो हमको समझना चाहिए। तो ये कथन क्या है कि हम जो बोले वो सही बोल रहे हैं। अब दूसरा कथन जो हमारे दोस्त हैं वो क्या बोल रहे हैं, कक्षा में विद्यार्थी एक समरूप समूह गठित करते हैं। कहता है क्या, कक्षा में एक समरूप, दूसरे बात बोल रहा है, इससे रिलेटेड नहीं बोल रहा है, लेकिन दूसरे बात जो बोल रहा है वो अलग हटके जो बोल रहा है, क्या वो बात सही बोल रहा है कि कक्षा में समरूप समूह गठित करते हैं। मतलब क्या, एक जैसे अमीर अमीर दोस्त बनाएंगे, गरीब गरीब दोस्त बनाएंगे। अब साफ कपड़ा पहनने वाला है तो साफ कपड़ा के साथ दोस्त रहेगा, सिर्फ ऐसा नहीं होगा। आप दोस्त हमारा क्या कर रहे हैं, गलत बात बोल रहे हैं। अमीर गरीब भी होता है दोस्त, गरीब अमीर से भी दोस्ती करते हैं, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। तो देख लीजिए ए सही है लेकिन आर गलत है। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों को एक इंद्रधनुष के रंगों का क्रम सिखाने के लिए प्रियंका बैनी आह पीना लाह रंगों के क्रम को स्मरण करने हेतु इस्तेमाल की गई। यह योजना क्या कहलाती है? देखिए हम लोग भी क्या करते हैं कि पढ़े होंगे विवजियोर, इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, नहीं तो विवजियोर पे, तो वो वही चीज सिखा रही है। तो क्या है ये, साधन लक्ष्य विश्लेषण, स्मरणोपकारी वितरित अभ्यास, लक्ष्य निर्देशित योजना। ये क्या है, स्मरणोपकारी है, यानी स्मरण करने के लिए ये तरीका बताया गया है। ये ज्ञान नहीं है, ये क्या है, साधन लक्ष्य नहीं है कि हम इसी तरह से सीखेंगे। ये वितरित अभ्यास भी नहीं है, ये लक्ष्य निर्देशित योजना भी नहीं है,
ये क्या है, स्मरणोपकारी, यानी स्मरण करने के लिए ऐसा वो फॉर्मूला बनाया गया। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न, निम्न में से किस युग्म का मिलान सही है? सृजनात्मकता, अभिसारी चिंतन। जो सृजनशील बालक होते हैं अभिसारी के साथ साथ, अभिसारी नहीं अपसारी होता है उसमें, तो ये क्या है आपका, गलत है, ये गलत है। लेखन वैफल्य, लेखन वैफल्य विषय पढ़ने में कठिनाई, लेखन वैफल्य में क्या होगा, लिखने में विफलता, जबकि यहाँ क्या दे दिया, पढ़ने में, तो ये भी गलत है। बौद्धिक स्तर एक अस्थायी व्यक्तिगत अभिलक्षण। समावेशन, विशिष्ट विद्यालयों में असमर्थ अधिगमकर्ताओं की शिक्षा। समावेशन में कह रहा है क्या, विशिष्ट विद्यालय नहीं, विशिष्ट विद्यालय नहीं, विशिष्ट विद्यार्थी नहीं, यानी एक ही विद्यालय एक ही कक्षा में सभी प्रकार के विद्यार्थी, एसटी हो, एससी हो, ओबीसी हो, प्रतिभाशाली हो, मंदबुद्धि हो, तो ये समावेशन में होता है, तो ये भी क्या हो गया, गलत। यानी बौद्धिक स्तर अभिलक्षण में क्या होगा, एक अस्थायी व्यक्तित्व अभिलक्षण। बौद्धिक स्तर क्या है कि एक अस्थायी व्यक्तिगत, यानी बुद्धि क्या है, हर व्यक्ति की अपनी अपनी पर्सनल व्यक्तिगत। तो आपका आंसर हो गया क्या, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति अधिगम निषक्ता वाले विद्यार्थियों के समावेशन के सफल क्रियान्वयन हेतु प्रभावशाली है? यानी अधिगम निषक्ता, अधिगम जो सीखने में निषक्त हो, यानी सीखने में सक्षम नहीं हो, तो हम उसको कैसे क्रियान्वयन हेतु प्रभावशाली है, यानी हम कैसे उसको समावेशन करें, यानी पढ़ाएं जो बच्चे आसानी से अच्छे तरीके से वो सीख पाए। तो पहला, विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण के लिए बहुविध साधनों का प्रयोग एकदम करेंगे कि बच्चा नहीं सीख रहा, तरह तरह से बहुविधि द्वारा, तो यानी तरह तरह का हम बताएंगे तो जरूर समझेगा, तो ये भी ये सही होगा। विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार व्यक्ति शैक्षिक योजनाओं को समुन्नत करना, शैक्षणिक समुन्नत करना, ये क्या है कि अब देखिए क्या रहा कि विद्यार्थियों की आवश्यकता, जो बच्चे निःशक्त हैं उसकी जो जो आवश्यकता है हम उसके हिसाब से बच्चों को समुन्नत करेंगे, तो ये भी आप कर सकते हैं। प्रक्रिया उन्मुख अधिगम की बजाय उत्पादन उन्मुख लक्ष्य को बढ़ावा देना, नहीं, प्रक्रिया उन्मुख, हम किस प्रक्रिया से पढ़ाएं ये मतलब नहीं है, कह रहा है कि बच्चे सीखें जैसे सीखें। अब ये तो क्या हो गया, जबरदस्ती वाली बात होगी, तो ये भी नहीं। सभी विद्यार्थियों के लिए एक समान मानक निर्धारित करना, एक समान नहीं कर सकते हैं ना सभी बच्चों के लिए, कि जो बच्चे तेज हैं अब उसी के हिसाब से चलेंगे, या जो मंद बुद्धि हैं उसी के हिसाब से चलेंगे, तो क्या होगा, तेज वाला खटक जाएगा। तो एक मानक नहीं तय करेंगे हम लोग, और कक्षा में विविधता की अनदेखी करना, कक्षा में विविधता की अनदेखी बिल्कुल नहीं करेंगे, विविधता है तो उसको हम सपोर्ट करेंगे, तो ये भी गलत। आपका सही क्या हो गया, फर्स्ट और 2, यानी फर्स्ट और 2 ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न, आपकी कक्षा का एक विद्यार्थी अपने विचारों को व्यक्त करने में मुश्किल महसूस करता है और बार बार विद्यालय द्वारा निर्धारित मुख्यधारा रूपी भाषा और उसके स्थानीय कस्बे की बोली में फेरबदल करता रहता है। नहीं, तो एक अध्यापक के तौर पर आप क्या कीजिएगा कि बच्चा जो है आपके स्कूल के भाषा को नहीं मानता है, वो क्या कर रहा है, वो जो है घर के भी भाषा को बीच बीच में घुसा रहा है, तो क्या कीजिएगा, डांटिए डपकारिएगा नहीं, क्या करेंगे, बढ़ावा देंगे, वो इसको कहते हैं बहुभाषाविद। भाषा के शुद्ध स्वरूप इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना चाहिए। विद्यार्थियों को विशेष आवश्यकता वाले विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव रखना चाहिए, ऐसा नहीं कि तुम स्पेशल जाओ। अनुक्रमित रूप से लक्ष्य भाषा में समरूपी शब्द अर्थ प्रस्तावित करनी चाहिए। भाषाओं को मिश्रित करने पर फटकारना चाहिए, ये भी नहीं। क्या करना चाहिए, अनुक्रमित रूप से लक्ष्य भाषा में समरूपी शब्द अर्थ पर प्रस्तावित करनी चाहिए कि जो उसका घरेलू भाषा उसमें भी वो कुछ सीख पा रहा है तो उसको सीखने देना चाहिए, और आप शुद्ध रूप या इस्तेमाल पर प्रोत्साहित नहीं करेंगे कि भाई तुम ये चीज़ एकदम बोलबे मत करो। तो आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, एक समावेशी कक्षा में, अभी बताया कि समावेशी कक्षा में क्या होता है कि वहाँ पर हम किसी भी बिना भेदभाव का हम सभी विद्यार्थी को, सभी छात्रों को एक कक्षा में पढ़ाएंगे, जैसे कि गरीब हो, अमीर हो, मंदबुद्धि हो, प्रतिभाशाली हो। बहुत डिस्टर्ब हो रहा है जी, काम चल रहा है बगल में ना, इसलिए थोड़ा सा मैनेज करके इसको देख लीजिएगा। तो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, निर्धन हो, अमीर हो, सबको क्या करेंगे, या फिर दिव्यांग हो, सबको एक साथ पढ़ाना कहलाता है समावेशन। तो समावेशी कक्षा में क्या होगा, विशेष आवश्यकता वाले छात्र से अपेक्षा की जाती है कि सभी के लिए उपयोग होने वाले साधारण पाठ्यक्रम को वह अपने अनुकूल बनाए, विशेष आवश्यकता वाले बिल्कुल नहीं।
विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को मुख्य धारा शिक्षा के बाहर उनके लिए विशेष रूप से तैयार की गई सामग्री द्वारा पढ़ाया जाए। करेक्ट, जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उसको बाहर से जो भी निर्धारित चीज़ें हैं उसी के द्वारा पढ़ाएंगे, ऐसा भी नहीं करेंगे। विशेष आवश्यकता वाले छात्रों की शिक्षा का प्रयोजन एक विशेष शिक्षक के साथ एक अलग कक्षा में किया जाना चाहिए, ये भी नहीं। विशेष आवश्यकता वाले छात्र को मुख्य प्रभाव शिक्षा धारा में पढ़ाया जाता है और प्रत्येक छात्र की पूर्ण भागीदारी के लिए सभी अवरोधों को हटाने की वचनबद्धता होती है। किसी भी तरह का अवरोध किसी भी बच्चे पर नहीं होगा। तो आपका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, एक समावेशी कक्षा में पढ़ने वाला छात्र सौरभ निम्नलिखित विशेषताएं दर्शाता है। निम्नलिखित विशेषताएं दर्शाता है, क्या है? पुस्तक को पढ़ते समय या तो स्वयं के बहुत नज़दीक या बहुत दूर पकड़ता है, बार बार आंख झटकाता है और एक आंख बंद करता है या फिर उसकी आंखों में लालिमा होती है, चॉक बोर्ड पर लिखी विषय वस्तु को गलत पढ़ता है। यह विशेषताएं निम्नलिखित में से किस परिस्थिति की ओर संकेत करता है? देखिए, सब देखने से संबंधित है। प्रमस्तिष्कीय घात, दृष्टिबाधिता, पठन वैफल्य, उच्चारण वैफल्य, ये क्या है? दृष्टिबाधिता है। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नहीं सुझाया गया है? देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी एनईपी पर हम एक अलग टोटल 2021-22 के पूछे गए सभी प्रश्न, एनईपी के सभी प्रश्न एक ही वीडियो में बनाए हुए हैं। आप डिस्क्रिप्शन लिंक में जाइएगा, वहाँ आपको मिल जाएगा, वो आप देख लीजिएगा। इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नहीं सुझाया गया? प्रत्येक विद्यार्थियों के विशिष्ट क्षमताओं को पहचानना और बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है, ये सुझाया गया है। रट्टा मारकर सीखने और परीक्षाओं के लिए सीखने की बजाय संप्रत्यात्मक समझ पर बल देना, हाँ ये भी सुझाया गया कि बच्चा रटे नहीं बल्कि कॉन्सेप्ट को समझे, ये भी सुझाया गया है। सृजनात्मकता पर पर्याप्त ध्यान देना चाहिए और तार्किक निर्णय करने और नवाचारिता के प्रोत्साहित करने के लिए विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा दे, ये भी किया गया। बच्चे क्रिएटिविटी हो, ध्यान दे, नए चीज़ों को सीखे, नए चीज़ को प्रोत्साहित करे, तो ये भी है। तो चौथा नहीं होगा। बच्चों में अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए अध्यापक को इनाम और दंड को इस्तेमाल करना चाहिए, ये नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, विद्यालय में पाठ्यक्रम निर्धारित करने हेतु इस प्रकार का पाठ्यक्रम नियम लागू करना चाहिए जो डैश से डैश और डैश से डैश की तरफ बढ़े, डैश से डैश। अब देखिए, यदि ऐसा सिलेबस हो, अमूर्त से मूर्त, अमूर्त से मूर्त नहीं, क्या होगा? मूर्त से अमूर्त। पहले में क्या होगा? मूर्त, उसके बाद अमूर्त, मूर्त से अमूर्त। तो मूर्त से अमूर्त देख लेंगे, इसमें भी है, इसमें भी है। फिर देखेंगे डैश से डैश की तरफ, और तो अब क्या है कि स्थानिक से वैश्विक। तो चूंकि ये पहले ही ये अमूर्त से मूर्त हो गया, तो ये होगा ही नहीं। मूर्त से मूर्त मेरा इसी दोनों में है, तो वैश्विक से स्थानिक, वैश्विक से नहीं, स्थानिक से वैश्विक, स्थानिक से वैश्विक, यानी स्थानिक से वैश्विक, यानी बच्चों को पहले क्या करेंगे? लोकल चीज़ें जो स्थानीय यानी लोकल में है उसके बारे में पढ़ाएंगे, तब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर उसको बताएंगे। तो ये हो गया क्या? ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, एक अध्यापिका पठन शुरू करने के लिए अपने विद्यार्थियों को कलम, चीता, पानी जैसे अर्थपूर्ण शब्दों की पहचान करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस शिक्षण शास्त्रीय प्रक्रिया में अधिगम का कौशल का कौन सा सिद्धांत निहित है? क्रिया प्रसूत अनुकूलन, शास्त्रीय अनुकूलन, न्यूनतावाद, संरचनावाद। इसको कहते हैं हम लोग संरचनावाद। तो आंसर क्या है इसमें? संरचनावाद, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, बच्चों के चिंतन और संप्रत्यात्मक बदलाव को किस प्रकार प्रोत्साहित किया जा सकता है? दंड का प्रयोग करके? बिल्कुल नहीं। विभिन्न उदाहरण देकर और बच्चों को उनके तर्क खोजने के लिए कहकर, बच्चों को सही संप्रत्यय का रट्टा मारने के लिए कहकर, बारंबार वेदन और अभ्यास द्वारा, क्या होगा? जिसको वेदन ड्रिल कहते हैं। तो यानी विभिन्न उदाहरण देंगे और बच्चे में कुछ तर्क का विकास हो और तार्किक रूप से वो खोज करे, हम ऐसा ही करेंगे। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, आपकी कक्षा का एक विद्यार्थी प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण के बारे में आशंकित और चिंतित रहता है, यानी कंपटीशन। प्रतिस्पर्धात्मक क्या हो गया? कंपटीशन हो गया। वातावरण के बारे में आशंकित और चिंतित रहता है। एक अध्यापिका के तौर पर आपको
लगता है कि, देखिए कंपटीशन हो रहा है, बच्चे में कोई कंपटीशन है, उसको ये डर लग रहा है कि चिंता है उसको कि कल कंपटीशन है, हम क्या करें कैसे करें, तो आप शिक्षक होने के नाते क्या कहिएगा, उच्च स्तर की शैक्षणिक आशंका लोगों को अभिप्रेरित और जिम्मेवार रखती है और एक संधारणीय और समृद्ध जीवन के लिए मदद करती है। यानी कह रहा है कि जो उच्च स्तर के शैक्षणिक आशंका लोगों को अभिप्रेरित करता है, ये क्या है कि आशंका उच्च स्तर का जिसमें शैक्षणिक होगा, आशंका लोगों को अभिप्रेरित कभी नहीं करता, आशंका क्या करता है, उसके पैर को खींचता है। तो ये कथन क्या गलत है। विद्यार्थी की बढ़ी हुई संस्था और बेचैनी से भावात्मक डर पैदा होता है जो विद्यार्थियों की एकाग्रता, शक्ति और स्मृति क्षमता को प्रभावित करता है। आप किसी भी काम को या किसी भी काम में भाग लेने से आप डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, तो वो काम आपका सही से नहीं होगा। तो ये सही कह रहा है, यानी ए गलत है लेकिन बी सही है, ए गलत है लेकिन बी है, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जातियों और जनजातियों से जुड़े बच्चे प्रथम पीढ़ी विद्यालयगामी लड़कियां और दिव्यांग बालक शिक्षा की पहुंच के संदर्भ में डैश स्तर पर है, प्रतिकूल, अनुकूल, समाधान, प्राधिकृत। यानी कोई SC है, ST है, ये सब बच्चे प्रथम पीढ़ी विद्यालयगामी लड़कियां और दिव्यांग बालक शिक्षा की पहुंच के संदर्भ में डैश स्तर पर है। यानी SC ST होते हैं या फिर जो विकलांग होते हैं, दिव्यांग होते हैं, वो प्रथम पीढ़ी यानी क्या, उसके पीढ़ी पिछड़ गए हैं कि आज के पीढ़ी में जितने SC ST हैं थोड़ा सा पिछड़ गए हैं, तो क्या हो गया है, वो प्रतिकूल हुआ है, एकदम उल्टा हो गया, थोड़ा सा पिछड़ गया है। तो ऑप्शन नंबर इसका 1 प्रतिकूल। दावा ए, विद्यालय में अधिगम बच्चों के सामाजिक संदर्भ में निर्लिप्त होना चाहिए, वही है कथन और कारण वाला, कथन और तर्क वाला है। जैसे कि बताए भी, कथन कारण अभिकथन तर्क वाला जो है, हम एक वीडियो बनाए स्पेशल 2021-22 का सभी प्रश्न है उसमें, तो आप जाके देख लीजिएगा। तो दावा, विद्यालय में अधिगम बच्चों के सामाजिक संदर्भ से निर्लिप्त होना चाहिए, निर्लिप्त नहीं, संलिप्त होना चाहिए। विद्यालय में जो भी बच्चे सीख रहे हैं और समाज में जो सीख रहे हैं, दोनों क्या होना चाहिए, संलिप्तता होनी चाहिए। तो ये दावा क्या है, गलत है। तर्क, विद्यालय में प्रवेश से पहले ही छात्र के पास सुपरिभाषित शब्द भंडार और प्रत्ययों की समझ होती है। यानी क्या कह रहा है कि विद्यालय में जैसे बच्चे प्रवेश कर रहे हैं तो उसके पहले ही बच्चों में क्या है कि शब्द का भंडार और प्रत्यय यानी कॉन्सेप्ट वगैरह होता है। ये क्या है कि ये आपका सही है, यानी कुछ शब्द भंडार रहता है और कुछ कॉन्सेप्ट की समझ होती है, सभी कॉन्सेप्ट की समझ नहीं होती है। ये गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है, इसलिए इसका ऑफिशियल आंसर की जो है ना 9 नंबर दिया होगा, देखिएगा आप। तो इसमें है क्या कि अब देख लीजिए, जब ऑफिशियल ये खुद गलत मान रहा है, सीटेट खुद गलत मान रहा है कि हम जो है दुविधा में डाल दिए हैं। अगला प्रश्न है, एक छात्रा यह मानती है कि वह एक परीक्षा में सफल नहीं हो पाएगी और वह अपने प्रदर्शन को कभी सुधार नहीं सकती। सामर्थ्य के संदर्भ में छात्रा का यह विश्वास उसके अधिगम को किस प्रकार प्रभावित करता है? छात्रा के अभिप्रेरणा में वृद्धि करता है? कभी नहीं। ऐसा अभिप्रेरणा में वृद्धि कहाँ कर रहा है, घटा रहा है। छात्रा के अभिप्रेरण पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं डालता। जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो जाए कि हम ये चीज़ कर सकते हैं और किसी को ये कॉन्फिडेंस हो जाए कि हम ये चीज़ नहीं कर सकते हैं, तो वो प्रभाव डालता है। ये अभिप्रेरणा क्या करेगा, प्रभाव डालता है, जबकि ये कर रहा है, ये भी गलत। छात्रा के कार्य छोड़ने की अनुमति का एहसास दिलाता है और उसे अधिगम असहायपन की ओर धकेलता है। ये क्या कर रहा है, बच्चों में एहसास दिला रहा है कि हम जो काम कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस नहीं लग रहा है कार्य छोड़ने, और असहायपन यानी अकेलापन, हेल्पलेस फील करता है। तो ये होगा आपका आंसर क्या, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना विद्यार्थियों को सीखने के लिए निरंतर अभिप्रेरित रखने में सबसे ज़्यादा मददगार होता है? बच्चे हमेशा सीखते रहे लगातार कॉन्फिडेंस के साथ। आप क्या कीजिएगा, विद्यार्थियों में योग्यता की समृद्धिक धारणा विकसित करना, इनामों का निरंतर वितरण, और इनाम की तो बात ही नहीं करता है CDP, और सफलता को अनियंत्रित कारकों पर प्रतिपादित करना। अनियंत्रित कारकों जो कंट्रोल में नहीं है उस पर क्यों छोड़ देंगे, कहेंगे कि नहीं हम असफल इसलिए हो गए कि ये भगवान की देन है। भगवान, ये क्या है, ये अनियंत्रित कारक है, भगवान पर कोई देन नहीं है। आप सब मेहनत नहीं किए, नहीं सीखे, तो ये भी नहीं। विद्यार्थियों में प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्यों को बढ़ावा देना, विद्यार्थियों में क्या करेंगे,
प्रदर्शन लक्ष्योन्मुखी को हम बढ़ावा दे सकते हैं कि बच्चे जो है ऐसा प्रदर्शन करें जो लक्ष्य की ओर उन्मुख हो, ये हो सकता है। लेकिन सटीक आंसर क्या होगा? विद्यार्थियों में योग्यता की समृद्धि की धारणा विकसित करेंगे। बच्चों में ये योग्यता की वृद्धि करते रहेंगे कि तुम विकसित हो सकते हो, तो ये अभिप्रेरित होगा। ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न, बच्चों द्वारा की गई त्रुटियां क्या दर्शाती हैं? त्रुटि से सीखते हैं। निम्न बुद्धि, कम बुद्धि, उनकी ज्ञान अर्जन की अक्षमता, बच्चों की चिंतन प्रक्रिया जो वयस्कों से गुणात्मक रूप से अलग है, ये दर्शाती है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। तो ये था आज का महत्वपूर्ण वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।